एक बार की बात है, एक राजा और उसका वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की यह एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही में खुश रहते, दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहाँ राजा रहता वहीं उसका वजीर भी रहता, और जहाँ वजीर रहता राजा भी वहीं मिलता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहाँ उनको एक साधु मिल गया जो आग के सामने उकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वह पूजा कर रहा था, क्योंकि उसने आने वालों की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं, हो सकता है कि यह भला आदमी हमारा कुछ काम कर दे। सो दोनों ने उसके सामने लेटकर उसको प्रणाम किया और अपना दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए झुकाए ही साधु बोला, तुम दुखी मत हो, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो, ये 2 आम ले जाओ। एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना, और यह दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट गए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। के घर में और वजीर के घर में ही नहीं, बल्कि सारे राज्य में खुशियाँ मनाई गयीं। ब्राह्मणों को बिना नाप तौल के बहुत सारी भेंटें दी गयीं। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयाँ रखी गईं, और जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहाँ वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लग गई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़ों के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चल दिया। उसको जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। वह 1-2 मील ही गया होगा कि उसको उसका स्रोत मिल गया। वहाँ उसने एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के सहारे बैठे देखा। उसने यह भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। यह नजारा देखकर तो वह आश्चर्य से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी साथ ले लिया। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ रह गए थे और तुम ऐसे डरे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर ही कुछ हुआ है। तब वजीर के बेटे ने उसे बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के सहारे बैठी हुई थी और वह शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूँगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी की गोद में सिर रखे सो रहा है। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम तुरंत ही उस लड़की को पकड़ लेते हैं, अभी शेर सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उसको जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसको साथ लेकर वहाँ से चल दिया। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो वहाँ वजीर के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर बोला, अरे वह परी कहाँ गई? वजीर का बेटा बोला,
मेरा दोस्त उसको ले गया है। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो, जो तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है। वह तुम्हारा दोस्त नहीं, वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण और एक बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहासुनी हो गई, तो उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इस परेशानी के समय में वह अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंचा और जाकर उन्हें सब हाल बताया। उसने उनसे कहा कि वे उसके साथ किसी दूर देश चलें। राजकुमार और बढ़ई दोनों राजी हो गए और तीनों वह देश छोड़कर वहां से कहीं और चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वह अपने दोस्तों को पकड़ सके, पर बदनसीबी से वह दूसरे रास्ते पर चला गया और उनको न पा सका। वह इस आशा में चलता रहा कि वह अपने दोस्तों को ढूंढ लेगा, पर जब काफी दूर जाने पर भी वे उसे नहीं मिले तो उसे लगा कि वे इतनी तेज क्यों जा रहे थे कि वह उनको पकड़ ही नहीं पा रहा था। पर इस बीच ब्राह्मण और बढ़ई दोनों बहुत ही धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनके पास क्यों नहीं पहुंच पाया। वे लोग तो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। आखिर यह सोचकर उन्होंने उसके आने की आशा छोड़ दी कि शायद उसे घर की याद आ रही होगी, तो वह घर वापस चला गया होगा। इधर राजकुमार चलते चलते एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गया, जिसके बीच में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग खड़ी थी। उसने सोचा, यहाँ कौन रहता है? यकीनन कोई ताकतवर आदमी ही रहता होगा। मैं जाकर मालूम करता हूँ। सोचते हुए वह उस बिल्डिंग के दरवाजे तक गया और दरवाजा खटखटाया तो एक बहुत ही सुंदर लड़की ने दरवाजा खोला और बड़ी मीठी आवाज में उसे अंदर आने के लिए कहा। जब वह अंदर आ गया तो वह रो पड़ी। राजकुमार ने उससे उसकी रोने की वजह पूछा तो वह बोली, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में ही तुम अपनी मौत के मुंह में आ फंसे हो। तुमने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ एक राक्षस रहता है जिसने कई मीलों दूर तक के सारे आदमियों को खा लिया है? अफसोस, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, मुझे डर है कि वह तुम्हें भी खा जाएगा। राजकुमार बोला, नहीं नहीं, तुम इतनी नाउम्मीद न हो, धीरज रखो, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वह लड़की सिसकते हुए बोली, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या करूं। फिर वह उसको मकान के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उसे बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहाँ तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं यहाँ दोबारा नहीं आ जाती। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शाम को राक्षस लौटा तो उसकी तेज सूंघने की ताकत ने उसे बता दिया कि वहीं कहीं कोई आदमी मौजूद था। उसने लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी आदमी है? कौन है वह? कहाँ है वह? जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लड़की बोली, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ कोई आदमी नहीं आया। तुम क्या समझते हो कि यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा, जो सारी दुनिया के लिए भयानक है? यह सुनकर राक्षस चुप हो गया। लड़की ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस पर हो गया है, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई।
लड़की को उस राक्षस से मजाक सूझा, तो उसने उससे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहा। वह बोली, तुम मुझे रोज इस घर में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यही पता नहीं होता कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊंगी, क्या करूंगी। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी दिन वे मुझे मार देंगे। तुम ही मुझे बताओ कि क्या मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। राक्षस बोला, प्रिय रो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। फिर उस बिल्डिंग के एक बहुत बड़े खंभे की तरफ इशारा करते हुए वह बोला, जब तक यह खंभा न टूट जाए मैं नहीं मर सकता। पर यहाँ कौन है जो यह बात जाने। अगली सुबह जैसे ही राक्षस बाहर गया, वह लड़की राजकुमार के पास गई और उसने राजकुमार को आजाद कर दिया और उसे रात वाली सारी बातें बता दी। राजकुमार यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बस यही समय है, मैं इस खंभे को तोड़ देता हूँ और उस राक्षस को मार देता हूँ। ऐसा कहकर उसने खंभे को मार मार कर तोड़ दिया जब तक उसके सैकड़ों टुकड़े न हो गए। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी राक्षस पर पड़ रही थी, क्योंकि जैसे ही वह खंभे को मारता था राक्षस बहुत जोर से चिल्लाता था। जब खंभा टूटकर गिर गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस सुंदर लड़की के साथ उस घर में रहने लगा। राक्षस को मारने के लिए आसपास के लोग उसका धन्यवाद करने के लिए आए। उसके बाद उस देश में शांति और खुशहाली छा गई। आसपास की जमीन में फिर से खेती होने लगी, गांव बसने लगे, वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगा। पर सच्ची खुशी हमेशा के लिए तो नहीं रहती। एक दिन वह लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंघी उसने खिड़की की दीवार पर रख दी कि एक कौवा वहां आया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वह उसको बहुत दूर समुद्र के पास लेकर उड़ गया और वहां जाकर उसको पानी में गिरा दिया। वहां उसको एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया और इस मछली को इत्तेफाक से एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उसने देखा कि मछली बहुत बढ़िया थी, सो उसे वह राजा के महल में राजा के खाने के लिए दे आया। जब रसोइया मछली साफ कर रहा था तो उसको उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको यह बड़ा अजीब सा लगा, सो वह उसको राजा के पास ले गया। राजा ने जब वह कंघी देखी तो उसने उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजा ने चारों तरफ अपने आदमी भेजे उस कंघी के मालिक का पता लगाने के लिए और यह भी ऐलान किया कि जो भी उस कंघी के मालिक को ढूंढ निकालेगा उसे बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। एक दिन एक महिला राजकुमार की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी ही उनके परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि उसे घर में रहने के लिए भी बुला लिया गया, जो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती, तो उसने राजकुमार को जहर दे दिया और हकीम को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से यह कहलवा दिया कि वह अपनी मौत ही मरा है। उफ! राजकुमार की पत्नी तो राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके इतना दुखी होने पर तो लोगों को लगा कि वह तो मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसको एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने प्राइवेट कमरे में रख दिया। राजकुमार की पत्नी ने अपने पति से उसके दो दोस्तों के बारे में अक्सर सुना करती थी कि वे क्या कर सकते थे। उसे यह आशा थी कि एक दिन वह उनसे जरूर मिलेगी और अपने पति को जिंदा करवा लेगी। जैसे ही उस महिला को मौका लगा, उसने उस लड़की को उसका घर छोड़ने के लिए और अपने साथ रहने के लिए कहा कि वहाँ तो वह काफी परेशान थी। कुछ दिन वह वहाँ से कहीं दूर रह लेगी तो उसे थोड़ी शांति मिल जाएगी। लड़की राजी हो गई और उसके साथ चली गई। अपने घर आते ही उस महिला ने राजा को खबर की कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। राजा वहाँ आया
और उस लड़की को जबरदस्ती अपने महल ले गया और उससे प्रार्थना किया कि वह उसके साथ उसकी रानी बनकर रहे। लड़की बोली कि वह उससे शादी तो कर लेगी, पर उसे 6 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि उसके पंडित ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस दिन का इंतजार करने लगा जब वह दिन आएगा जब वह उस लड़की से शादी कर पाएगा। उस खूबसूरत लड़की के लिए राजा ने एक छोटा सा महल सड़क के किनारे बनवा दिया था। वह उसी में अकेली रहती थी। इस बीच वह लड़की भगवान से यह मनाती रही कि उसके पति के दोनों दोस्त कहीं से उसे मिल जाएं, तो वह इस राजा से शादी करने से बच जाए। वह हर जगह पूछताछ करती रही। वह हमेशा अपनी खिड़की पर ही बैठी रहती और इस आशा में बाहर की तरफ देखती रहती कि शायद वे दोनों वहां से कभी गुजरे। एक दिन उसने 2 आदमी अपने घर की तरफ आते देखा तो उसने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? वे बोले, हम लोग यात्री हैं और काफी यात्रा करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ हमारा एक दोस्त राजकुमार भी था, पर अब वह खो गया है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। लड़की बोली, आप अंदर आइए और थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए, शायद मैं आपके खोए हुए दोस्त को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। सो वे दोनों महल में चले गए और उस लड़की के पास बैठकर उन्होंने उसे अपनी सारी कहानी बताई। लड़की बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ हैं, पर मुझे अफसोस है कि राजकुमार तो मर चुका है। ब्राह्मण बोला, उसकी आप चिंता न करें, मैं उसको जिंदा कर लूँगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हम ठीक जगह पर पहुँच गए। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। आप हमें राजकुमार का शरीर दिखा दीजिए। लड़की बोली, पर जरा ठहरिए, हमें बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वह शादी के लिए 6 महीने तक मेरा इंतजार करेगा। 6 महीने पूरे होने वाले हैं और 6 महीने पूरे होते ही वह मुझको यहाँ से ले जाएगा। हम लोगों को बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पहरा लगा रखा है। जो कुछ भी यहाँ होता रहता है, ये पहरेदार जाकर राजा को सब बताते रहते हैं। मुझे यकीन है कि आपका यहाँ होना भी राजा को पता चल गया होगा। अब देखना यह है कि हम यहाँ से निकले कैसे। बढ़ई बोला, मैम आप डरिए नहीं, अगर आप मुझे जरा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा ला दे तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूंगा जो उसके मालिक की इच्छा पर इधर से उधर आ जा सकेगा। लड़की बोली, ठीक है, मैं देखती हूँ। इसी समय उस लड़की ने एक दूत राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा, मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है और आप मुझसे खुश रहें, इसीलिए आप मुझे 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दें। राजा खुश हो गया और तुरंत ही उसकी बात मानकर उसे 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दी और बढ़ई ने उससे मकान बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक और संदेश भेजा, ओ भले शानदार राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है, तो आप मेरी 2 बहनों को यहाँ तुरंत आने की इजाजत दें। मैं अपनी शादी के बारे में उनसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। राजा ने उसकी यह प्रार्थना भी मान ली। जैसे ही वे दोनों स्त्रियां उस लड़की के पास चंदन के मकान में पहुंची, वैसे ही बढ़ई ने उस मकान को राक्षस के मकान के पास जाने के लिए कहा। वहां उनको राजकुमार मिल जाता और वे लोग राजा से दूर आराम से रहते। बढ़ई के कहते ही चंदन का मकान उड़ चला और वह इतना बेआवाज उड़ा कि किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। वे सब तो बस उसकी बनावट की ही तारीफ करने में लगी थीं कि अचानक उन्होंने अपने आप को मरे हुए राक्षस के महल के पास पाया। लड़की ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई। ब्राह्मण ने बस उससे अपना हाथ छुआया कि वह जिंदा हो गया।
सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार की शादी लड़की से करा दी गई। बाद में पता चला कि वह तो उस समय के एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। राजकुमार के दोनों दोस्तों बढ़ई और ब्राह्मण की शादी राजकुमारी की दोनों बहनों से करा दी गई। सब लोग राक्षस के मकान में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, ओ वजीर के बेटे, जैसे वे ब्राह्मण और बढ़ई उस राजकुमार के दोस्त थे, वैसे लोग ही दोस्त होते हैं। राजकुमार की तो तुम बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। उसे तुम अपना दोस्त मत कहो, वह तुम्हारा दोस्त नहीं है। खैर तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम अपने घर जाओ और शांति से रहो। और वजीर का बेटा वहाँ से चला गया। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। कासगंज के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसका बचपन गरीबी और अकेलेपन में बीता। किसी को नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे या वह कहां से आया था। गांव वालों ने दया करके उसे बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया। जो कोई भी उसे रूखा सूखा खाने को देता, उसी में उसका गुजारा होता। मोहन स्वभाव से बेहद दयालु और सरल था। उसकी सबसे अनोखी बात यह थी कि जो भी खाना उसे मिलता, वह उसे 4 हिस्सों में बांटता। एक हिस्सा वह एक घायल चूहे को देता, जो कभी उसका सहारा बन गया था। दूसरा हिस्सा वह एक तोते को खिलाता, जिसके पंख किसी ने निर्दयता से काट दिए थे। तीसरा हिस्सा वह एक बिल्ली के लिए रखता, जो बचपन से ही उसकी रक्षा करती आई थी, मानो वह उसकी माँ हो। चौथा हिस्सा वह खुद खा लेता। इन 3 जानवरों के साथ ही उसका जीवन चलता था। गांव के लोग उसे प्यार तो करते थे, लेकिन उसके हालात देखकर कभी कभी नाराज भी हो जाते। एक दिन गांव के एक सेठ ने मोहन को बुलाकर कहा, अरे मोहन, कब तक दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारोगे? अब तो जवान हो गए हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? मोहन ने सिर झुका लिया और बोला, सेठ जी, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, मैं क्या करूं? सेठ ने उसे समझाते हुए कहा, काम तो सीखने से आता है, कोई जन्म से काम नहीं जानता। अगर तू चाहे तो तुझे भी कोई काम सिखा सकता है, लेकिन तू तो सारा दिन इन जानवरों के साथ बैठा रहता है। मोहन ने नम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, ये जानवर मेरे अपने हैं, मेरा दुनिया में कोई और नहीं है। आप सबकी कृपा से मैं तो जी ही रहा हूँ, लेकिन इनका क्या? यह चूहा कभी मर ही गया होता अगर मैंने इसका इलाज न किया होता। आज यह दौड़ता भागता है। यह तोता, जिसके पंख किसी ने काट दिए थे, अब उड़ने की कोशिश करता है। और यह बिल्ली, यह तो हमेशा मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती आई है। आप सबकी दया से मैं और ये तीनों जिंदा हैं। सेठ ने उसकी बात सुनी और ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ हाँ, यह कहानी तो बरसों से सुन रहे हैं, लेकिन अब तुझे अपने साथ साथ इन जानवरों के लिए भी कोई काम करना चाहिए। कब तक तुझे लोग खाना देते रहेंगे? मोहन के पास जवाब तो था, लेकिन सच यह था कि वह न तो मेहनत का काम कर सकता था और न ही पढ़ा लिखा था। कमजोर शरीर और अनपढ़ होने के कारण उसे कोई नौकरी नहीं मिलती थी। वह गांव वालों के छोटे मोटे काम कर देता, लेकिन इसके बदले उसे पैसे नहीं मिलते थे। लोग बस अपने घर का बचा हुआ खाना उसे दे देते और वही उसका और उसके जानवरों का सहारा बनता। मोहन को पता था कि यह जीवन आसान नहीं है, लेकिन वह हर परिस्थिति में संतुष्ट था। उसका जीवन एक सच्ची दया, त्याग और अपनत्व का उदाहरण था, जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। एक दिन मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर अपने तीनों दोस्तों, चूहे, बिल्ली और तोते के साथ बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन चेहरे पर अब भी एक दयालु मुस्कान थी। उसने सभी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, दोस्तों,
मैंने कभी अपने जीवन से कुछ खास नहीं चाहा, लेकिन अब गांव वाले भी मुझे बचा हुआ खाना देने से कतराने लगे हैं। शायद इस गांव में हमारा दाना पानी इतने ही दिनों का था। अब मुझे कहीं और जाना होगा और काम ढूंढना होगा, लेकिन मैं तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसा ठिकाना ढूंढना चाहता हूँ जहाँ तुम आराम से रह सको और खुश रहो। मोहन ने सबसे पहले अपने प्यारे चूहे को उठाया और उसे गांव के सेठ के बड़े गोदाम में ले गया। गोदाम में अनाज से भरी बोरियां और खाने का ढेर सारा सामान था। मोहन ने चूहे को वहां रखते हुए कहा, मित्र, अब तुम्हें खाने की कभी कमी नहीं होगी। यहाँ तुम्हारा पूरा जीवन आराम से कटेगा। चूहा अपने नन्हे पंजों से मोहन के कंधे पर चढ़ गया और अचानक मनुष्य की आवाज में बोला, मित्र, तुमने मेरे लिए जो किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। तुमने हमेशा मुझे अपनी रोटी का हिस्सा दिया, अब तुम अपना ध्यान रखना। मोहन चौंक कर बोला, अरे, तुम बोल सकते हो? चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं तुम्हारी हर बात समझता भी हूँ। एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस आंखें बंद करके मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा। मोहन की आंखें भर आईं। उसने चूहे को प्यार से गोदाम में छोड़ा और फिर अपनी बिल्ली को लेकर गांव के सबसे बड़े हलवाई के घर के पीछे बने छोटे जंगल की ओर चल पड़ा। हलवाई के घर के पास पहुंचकर मोहन ने बिल्ली से कहा, मित्र, अब तुम्हारा ठिकाना यहाँ है। रात को जब हलवाई सो जाए तो उसके घर जाना और दूध दही से अपना पेट भर लेना, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, दिन के समय उसके घर कभी मत जाना और अपना ख्याल रखना। बिल्ली अपनी चमकती आंखों से मोहन को देख रही थी। अचानक वह भी इंसानी आवाज में बोल पड़ी, मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा। खुद चाहे भूखे रहे, लेकिन हमें भूखा नहीं रखा। क्या तुम अपना ध्यान रख सकोगे? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, क्या तुम भी चूहे की तरह बोल सकती हो? बिल्ली हंसते हुए बोली, हाँ, और हम तीनों, मैं, चूहा और तोता, हमेशा तुम्हारी बातें समझते थे। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मोहन ने बिल्ली को हलवाई के घर के पास छोड़ा। उसकी आंखों में खुशी और दर्द का मिश्रण था। उसने महसूस किया कि उसकी दोस्ती कितनी अनमोल थी और उसने अपने इन प्यारे दोस्तों के लिए जो किया वह सच्चे प्रेम और त्याग का प्रतीक था। मोहन बिल्ली से विदा लेने के बाद तोते को लेकर नदी के किनारे पहुंचा। वह तोते को नर्म आवाज में कहने लगा, मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम भी चूहे और बिल्ली की तरह मेरी बात समझते हो और इंसानों की तरह बोल सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम अपना ध्यान रखोगे। शिकारी से सावधान रहना। तोता, जिसने वर्षों से मोहन के स्नेह और देखभाल का अनुभव किया था, नम आंखों से बोल पड़ा, तुमने हमारी इतनी अच्छी तरह से देखभाल की। मोहन, हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, बस अपनी आंखें बंद करके हमें याद करना, हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। मोहन ने अपने दोस्त को गले लगाया और भारी मन से उससे विदा ली। फिर वह सोचने लगा, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, अब मैं करूँगा क्या? चलते चलते उसे गांव में आए सपेरे की याद आई। उसने तुरंत सपेरे के पास जाने का निश्चय किया। सपेरे के पास पहुंचकर मोहन ने कहा, क्या आप मुझे कोई काम सिखा सकते हैं या कोई काम दे सकते हैं? सपेरे ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या काम आता है? मोहन ने झिझकते हुए कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। सपेरे ने गंभीरता से कहा, मेरा काम बड़ा कठिन और खतरनाक है। सांपों को पकड़ना और उनके जहरीले दांत निकालना आसान नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, जान तो बिना काम के भी जा सकती है, मैं यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ।
सपेरे ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। कुछ समय तक मोहन उसके साथ रहा और सांप पकड़ने का हुनर सीखने की कोशिश की, लेकिन मोहन का दयालु स्वभाव उसे सांपों को कैद में रखने और उनके दांत निकालने की इजाजत नहीं देता था। वह हर बार खुद को असहज महसूस करता। एक दिन मोहन अकेले ही जंगल में सांप पकड़ने निकल गया। काफी कोशिश के बाद उसने एक बड़ा सांप पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने सांप को अपने थैले में डालने की कोशिश की, उसका दयालु दिल उसे रोकने लगा। उसने सांप को देखा जो थकावट और डर से कांप रहा था। मोहन ने गहरी सांस ली और सांप को धीरे धीरे जमीन पर छोड़ दिया। जैसे ही सांप आजाद हुआ, उसने अचानक इंसानी आवाज में कहा, मुझे इस जंगल में मत छोड़ो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ छोड़ दोगे तो जंगल के जानवर मुझे खा जाएंगे। मैं अब दौड़ भी नहीं सकता। मोहन चौंक गया और हैरानी से बोला, तुम भी इंसानों की तरह बोल सकते हो? सांप ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ मत छोड़ो। मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूं। मोहन ने धीरे से कहा, तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं? बताओ, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। सांप ने कहा, मुझे इस जंगल के पूर्व दिशा में ले चलो। वहाँ एक पुराना गुफा है, वह मेरी सुरक्षित शरण स्थली बन सकती है। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया और सांप को अपनी गोद में उठाकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। मोहन ने सांप को सावधानी पूर्वक अपनी बाहों में थाम रखा था और पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में जंगल का माहौल और भी रहस्यमय होता चला गया। अचानक घने पेड़ों के बीच से उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर सांप ने मोहन से कहा, मित्र, अब तुम मुझे इस गुफा के पास छोड़ दो और मेरी पूंछ को कसकर पकड़ लो। मोहन ने उसकी बात मानी और सांप की पूंछ पकड़ ली। सांप अपनी पूंछ के सहारे मोहन को गुफा के अंदर खींचने लगा। गुफा का अंदरूनी हिस्सा अंधकारमय और रहस्यमय था, लेकिन मोहन को अपने मित्र पर पूरा विश्वास था। कुछ देर तक गुफा में सरकने के बाद अचानक अंधेरा छटने लगा और एक नई, चकाचौंध कर देने वाली दुनिया उसके सामने प्रकट हुई। यह एक जादुई संसार था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे, झरने कलकल बह रहे थे और हल्की सी ठंडी हवा में मीठी सुगंध बसी हुई थी। पास ही एक भव्य महल खड़ा था, जो सोने और चांदी से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। यह दृश्य देखकर मोहन की आंखें चमक उठीं। सांप ने अपनी पूंछ झटकी और अचानक अपनी कचली छोड़ दी। वह अब एक आकर्षक राजकुमार के रूप में मोहन के सामने खड़ा था। मोहन यह देख हैरान रह गया और बोला, तुम कौन हो और तुमने यह रूप कैसे बदला? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं एक इच्छाधारी सर्प हूँ और इस सर्प लोक का मंत्री भी हूँ। आज तुमने मुझे बचाकर न केवल मेरी बल्कि पूरे सर्प लोक की रक्षा की है। चलो अब मेरे साथ महल में, महाराज स्वयं तुम्हारा स्वागत करेंगे। मोहन राजकुमार के साथ महल के अंदर गया। महल के मुख्य कक्ष में सर्प लोक के राजा सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही मोहन वहां पहुंचा, राजकुमार ने महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह वही युवक है जिसने अपनी दया और साहस से मेरी रक्षा की। यदि यह न होता तो मैं किसी सपेरे के पिटारे में बंद होता। महाराज ने मोहन को सराहना भरी नजरों से देखा और कहा, युवक, आज तुमने हमारे मंत्री की रक्षा करके हमारे दिल को जीत लिया है। हम तुम्हारे आभारी हैं। हमें गर्व है कि हमारे लोक ने तुम्हारे जैसा नेकदिल इंसान देखा। मोहन ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो बस अपने दिल की बात सुनी, यह मेरा कर्तव्य था। महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, अब यह हमारा कर्तव्य है कि तुम्हारा आभार व्यक्त करें। कुछ समय के लिए हमारे सर्प लोक में मेहमान बनकर रहो और हमारी मेहमान नवाजी का अनुभव करो। मोहन ने विनम्रता से महाराज का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सर्प लोक में बिताए गए दिनों में मोहन की सादगी, बुद्धिमत्ता और स्वभाव ने सभी को प्रभावित किया।
महाराज को लगा कि मोहन जैसा योग्य और नेकदिल युवक उनकी पुत्री के लिए सबसे उपयुक्त जीवन साथी होगा। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। महाराज ने मोहन से इस विषय में बात की और कहा, युवक, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री तुम्हारी पत्नी बने। मोहन ने विनम्रता से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद सर्पलोक में भव्य समारोह आयोजित किया गया। मोहन और सर्प राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सर्पलोक में विवाह के बाद मोहन और नागमणि प्रेम और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। नागमणि अत्यंत सुंदर थीं। उनके लंबे सुनहरे बाल सूर्य की किरणों से दमकते हुए लगते थे। कोई भी एक बार उनके रूप को देख लेता तो जीवन भर उन्हें भूल नहीं सकता था। परंतु मोहन के मन में एक नई चाहत ने जन्म लिया। एक दिन उन्होंने नागमणि से कहा, नागमणि, हमें सर्पलोक से बाहर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमें पृथ्वी लोक पर अपना घर बनाना चाहिए। नागमणि ने प्रेम पूर्वक उनकी बात सुनते हुए कहा, ठीक है, परंतु पहले पिताजी से आज्ञा लेनी होगी और जब वह आपसे कुछ मांगने को कहें तो उनसे वादा ले लीजिएगा कि वह आपके द्वारा मांगी गई वस्तु आपको देंगे। आप उनसे उनके गले में पड़ी हुई मोतियों की माला मांग लीजिएगा। मोहन और नागमणि सर्पराज के पास पहुँचे। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं और नागमणि अब पृथ्वी लोक पर अपना नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। कृपया हमें जाने की आज्ञा दें। सर्पराज ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें यही उचित लगता है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैंने तुम्हें अपनी सबसे अनमोल चीज, अपनी पुत्री नागमणि, पहले ही सौंप दी है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ उपहार स्वरूप ले लो। मोहन ने विनम्रता से कहा, यदि आप इतना चाहते हैं तो मुझे आपकी गले में पड़ी मोतियों की माला बहुत पसंद है। क्या आप मुझे यह माला उपहार में देंगे? सर्पराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही चीज मांगी है। यह माला मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन मैं इसे खुशी खुशी तुम्हें सौंपता हूँ। उन्होंने अपने गले से माला उतारी और मोहन को दे दी। मोहन और नागमणि सर्पलोक से बाहर पृथ्वी लोक पर आ गए। धरती पर आते ही नागमणि ने मोहन से कहा, अब हम कहाँ जाएंगे? आपके पास तो कोई घर भी नहीं है। मोहन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, चिंता मत करो नागमणि, मैं बहुत मेहनत करूंगा और हमारे लिए एक सुंदर घर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे पिताजी की दी हुई माला दीजिए। नागमणि ने मोतियों की माला को अपने हाथों में लिया, उस पर जल छिड़का और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दिव्य माला, कृपया मेरे और मेरे पति के लिए एक सुंदर महल प्रकट कीजिए। यह महल ऐसा हो जो हर सुख सुविधा से पूर्ण हो, जहाँ किसी चीज की कोई कमी न हो। नागमणि की प्रार्थना के साथ ही आकाश में बिजली चमकी और वहाँ एक भव्य महल प्रकट हो गया। यह महल सोने और चांदी की दीवारों से बना हुआ था। महल के चारों ओर हरे भरे बगीचे, बहते झरने और पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी। महल में हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। मोहन ने नागमणि की ओर देखा और कहा, तुम सचमुच अद्भुत हो। इस महल को पाकर मेरा सपना पूरा हो गया। नागमणि मुस्कुराई और बोली, यह सब आपकी दया और मेहनत का फल है। अब हम यहाँ शांति और सुख के साथ रह सकते हैं। मोहन और नागमणि उस महल में खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन नागमणि अपने महल की खिड़की पर खड़ी होकर अपने लंबे सुनहरे बालों को सुखा रही थी। हवा में लहराते हुए बालों की कुछ लटें टूटकर पास बह रही नदी में गिर गईं। उन बालों की चमक इतनी अद्वितीय थी कि जैसे ही वे पानी में उतरे, एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। उसी समय कुछ मछुआरे नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। उनकी किस्मत में वह मछली भी फंस गई जिसने नागमणि के बाल निगले थे। मछुआरे खुश होकर मछलियां पास के राज्य के राजा को भेंट स्वरूप ले गए। महाराज की जय हो। हमने आज बहुत बड़ी और सुंदर मछलियां पकड़ी हैं।
यह आपके लिए हमारा उपहार है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारे उपहार को स्वीकार करते हैं। आज हम भोजन में इन्हीं मछलियों को परोसने का आदेश देते हैं। राजमहल के रसोइये मछलियों को काटने और पकाने की तैयारी में जुट गए। तभी एक मछली के पेट से सोने की चमक निकली। आश्चर्यचकित रसोइये ने पाया कि यह एक स्त्री के सुनहरे बाल थे। बालों की अद्भुत चमक देखकर वह तुरंत उन्हें महाराज के पास ले गया। महाराज, यह देखिए, मछली के पेट से यह बाल मिले हैं। ऐसा लगता है कि यह किसी अद्वितीय सुंदर स्त्री के बाल हैं। महाराज बालों को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। जिस स्त्री के बाल ऐसे हैं, उसकी सुंदरता कैसी होगी। मंत्री जी, यह पता लगाइए कि यह बाल किसके हैं। मैं उस स्त्री को अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता हूँ। मंत्री आदेश पाकर सेना के साथ खोजबीन में जुट गए। तभी राजमहल में एक कुबड़ी स्त्री पहुंची और बोली, महाराज, यह बाल साधारण नहीं है। यह सर्पलोक की राजकुमारी के हैं, लेकिन वह पृथ्वी लोक पर कैसे आ सकती है, यह जानना मुश्किल है। महाराज ने उससे कहा, यदि तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। महाराज, मुझे 100 सोने की मोहरें और 10 सैनिक चाहिए। मैं इस रहस्य का पता लगाकर लौटूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे मोहरें और सैनिक दे दिए। कुबड़ी स्त्री ने सबसे पहले मछुआरों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वे मछलियां कहां से पकड़कर लाए थे। उसने सैनिकों के साथ नाव में सवार होकर उस नदी का एक सिरा पकड़ा और दूसरी तरफ सफर शुरू कर दिया। 2-3 दिनों के कठिन सफर के बाद वह एक सुंदर और भव्य महल के पास पहुंची। महल की दीवारें सोने जैसी चमकदार थी और उसके आसपास का दृश्य किसी स्वर्ग जैसा लगता था। कुबड़ी स्त्री ने सैनिकों से कहा, तुम सब यही इंतजार करो जब तक मैं वापस न आऊं। यहाँ से मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लौट कर आऊंगी। इसके बाद वह महल की ओर बढ़ गई। नागमणि अपने महल के द्वार पर खड़ी थी। तभी एक कुबड़ी स्त्री वहां आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और आंखों में तेज था। उसने धीमी, भावपूर्ण आवाज में कहा, नागमणि, कितने वर्षों बाद तुम्हें देख रही हूँ। मेरी प्यारी भतीजी, क्या तुमने मुझे पहचाना? नागमणि हैरान होकर बोली, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। कुबड़ी स्त्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम्हारे पिता की बहन। बहुत साल पहले मैं सर्पलोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर बस गई थी। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम यहाँ हो, मैं दौड़ी चली आई। नागमणि को स्त्री पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उस कुबड़ी स्त्री ने सर्पलोक की कई अनकही बातें बताईं, महल के खजाने, नागमणि के बचपन की घटनाएं और सर्पराज के कुछ खास नियम, तो नागमणि को लगा कि शायद यह उनकी बुआ हो सकती है। उसी समय मोहन महल में आया। नागमणि ने कहा, मोहन, यह मेरी बुआ है। इन्होंने सर्पलोक छोड़ा और पृथ्वी लोक पर रहने लगी। मोहन ने झुककर कहा, प्रणाम बुआ जी। स्त्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुखी रहो बेटा, तुमने नागमणि को सर्पलोक से लाकर इतना सुंदर जीवन दिया, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। नागमणि ने उत्सुकता से पूछा, बुआ जी, आप हमारे साथ कुछ समय तक रहेंगी ना? इतने सालों बाद आपसे मिलना हुआ है, मैं आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। कुबड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम दोनों को आपत्ति न हो तो मैं यहाँ थोड़े दिन ठहरना चाहूंगी। नागमणि के साथ समय बिताने का मन है। मोहन ने खुशी खुशी कहा, आप जब तक चाहें हमारे साथ रह सकती हैं। यह महल भी आपका ही है। कुबड़ी स्त्री कुछ समय तक महल में रही। वह नागमणि से प्यार और अपनापन दिखाती, लेकिन भीतर ही भीतर वह मोहन और नागमणि की पूरी कहानी जानने में लगी थी। वह उनसे सर्पलोक, नागमणि के महल में आने की बातें और मोहन के अनुभवों के बारे में विस्तार से पूछती। नागमणि उसकी बातों पर विश्वास करती, लेकिन मोहन को उस स्त्री के इरादों पर थोड़ा शक होने लगा। एक दिन
जब मोहन महल के काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, कुबड़ी स्त्री ने नागमणि से कहा, पुत्री, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? पास में एक सुंदर जंगल और नदी है, मैं तुम्हें नौका विहार के लिए भी ले जाऊंगी। नागमणि ने कहा, बुआ जी, यह बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ महल में रहते रहते ऊब गई हूँ। आप जहाँ कहेंगी मैं चलूंगी। कुबड़ी स्त्री की आंखों में चालाकी झलक रही थी। उसने नागमणि को जंगल और नदी दिखाने का वादा तो किया था, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और ही थी। नागमणि अपनी बुआ के साथ महल से निकलती है। बुआ ने स्नेहपूर्वक उसे नौका विहार के लिए राजी कर लिया था। दोनों नदी के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ एक सुंदर सी नौका उनका इंतजार कर रही थी। नौका की सजावट और नदी का शांत वातावरण नागमणि को बहुत भाया, लेकिन जैसे ही वह नौका में बैठने लगती है, बुआ अचानक रुकती है। बुआ मधुर स्वर में कहती है, पुत्री, मैं अपनी पादुका पहनना भूल गई। तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं तुरंत वापस आती हूँ। नागमणि मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बुआ, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगी। बुआ महल लौट जाती है, लेकिन पादुका लेने के बहाने मोहन की दी हुई जादुई मोतियों की माला चुरा लेती है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। माला चुराने के बाद वह पादुका पहनकर तेजी से लौटती है। बुआ प्रेम जताते हुए कहती है, चलो पुत्री, अब नौका में बैठते हैं। दोनों नौका में बैठ जाती हैं। नौका में पहले से कुछ सैनिक भी मौजूद थे। जैसे ही नौका ने नदी के बीच का सफर शुरू किया, बुआ ने सैनिकों को इशारा किया। नौका अचानक तेज गति से नदी के दूसरे छोर की ओर बढ़ने लगी। नागमणि को यह असामान्य लगा। नागमणि ने चिंतित स्वर में पूछा, बुआ, यह नौका इतनी तेज क्यों चल रही है और हम जा कहाँ रहे हैं? बुआ कुटिल स्वर में कहती है, चुप रहो पुत्री, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। यहाँ शोर मचाने का भी कोई लाभ नहीं। नागमणि को समझ आ गया कि उसे धोखे से फंसाया गया है। उसने शांत रहना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर में नौका राजा के महल के तट पर आकर रुक गई। कुबड़ी औरत नागमणि को राजा के समक्ष प्रस्तुत करती है। राजा के दरबार में जैसे ही नागमणि आई, उसकी सुनहरी आभा और अनुपम सुंदरता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कुबड़ी औरत, यह वही स्त्री है जिसके बाल सोने के हैं। इसका नाम नागमणि है। जैसा आपने चाहा था, मैं इसे आपके पास ले आई हूँ। राजा प्रसन्न से कहते हैं, तुमने अपना कार्य अत्यंत कुशलता से किया है। बताओ, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? कुबड़ी औरत ने कहा, महाराज, इस अनमोल स्त्री के बदले मैं कुछ भी मांगने योग्य नहीं हूँ, लेकिन यदि आप मुझे सोना, चांदी और आभूषण दे तो मैं आभारी रहूंगी। राजा कुबड़ी औरत को भारी मात्रा में धन, सोना, चांदी और रत्न देकर विदा कर देते हैं, लेकिन वह मोतियों की जादुई माला का जिक्र नहीं करती। दूसरी ओर नागमणि ने स्थिति को समझ लिया था। उसे विश्वास था कि मोहन जल्द ही उसे ढूंढ लेगा। जब राजा उसके पास आता है तो वह शांत और संयमित रहती है। राजा मधुर स्वर में नागमणि से कहते हैं, सुंदरी, मैं तुम्हें डराने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुशी खुशी मेरी रानी बनकर इस महल में रहो। नागमणि धैर्य रखते हुए कहती है, महाराज, मुझे यहाँ धोखे से लाया गया है, लेकिन आपके स्वभाव और व्यवहार से मैं प्रभावित हूँ। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। राजा ने पूछा, बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं अवश्य पूरी करूँगा। नागमणि ने कहा, महाराज, आपसे बस इतना निवेदन है कि 6 महीने तक मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए। इन 6 महीनों के बाद जो भी आप कहेंगे मैं वही करूँगी। राजा, जो नागमणि के रूप और सौम्यता से पहले ही मोहित थे, तुरंत मान जाते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं 6 महीने तक तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। बस तुम हमारे महल में खुशी खुशी रानी बनकर रहो। महल के अंदर नागमणि अपनी किस्मत पर विचार करती है, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि मोहन उसे बचाने के लिए जरूर आएगा।
उधर मोहन जब अपने महल में वापस आता है तो नागमणि को वहाँ न पाकर उसका मन अशांत हो जाता है। वह पूरे महल में नागमणि को ढूंढता है, परंतु उसका कोई पता नहीं चलता। जब वह जादुई मोतियों की माला को ढूंढने जाता है तो वह भी गायब मिलती है। यह देखकर मोहन का दिल बैठ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब उस चालाक कुबड़ी स्त्री की ही करतूत है। मोहन अपने कक्ष में बैठा खुद से बात करता है, न जाने मेरी नागमणि अब कहाँ होगी और किस हाल में होगी। यह सब मेरी ही गलती है, जो मैंने उस दुष्ट स्त्री पर भरोसा किया। अगर वह माला नागमणि के पास होती तो वह अब तक मेरे पास वापस आ चुकी होती। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? वह सिर पकड़कर रोने लगता है। तभी उसे अपने पुराने मित्र चूहा, बिल्ली और तोते की याद आती है। मोहन अपनी आंखें बंद करता है और दिल से उन्हें याद करता है। कुछ ही क्षणों में वे तीनों मित्र उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तोता पूछता है, क्या हुआ मित्र? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मित्रों, मेरी पत्नी नागमणि कहीं खो गई है और मेरी जादुई माला भी। मैं सिर्फ अपनी नागमणि को वापस पाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तीनों एक स्वर में बोले, तुम चिंता मत करो मोहन, हम मिलकर नागमणि को ढूंढ निकालेंगे। तीनों आपस में सलाह करते हैं। तोता उड़ सकता था, इसलिए उसे दूर दूर तक जाकर नागमणि का पता लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तोता उड़ा और कई स्थानों की तलाश करता हुआ पास के राज्य के राजा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि नागमणि महल में है, लेकिन उसके गले में जादुई माला नहीं थी। तोता वापस मोहन के पास आता है और कहता है, मित्र, नागमणि उस राजा के महल में है, परंतु उसके गले में वह माला नहीं है। मुझे लगता है वह कुबड़ी स्त्री माला चुराकर कहीं और छिप गई है। चूहा और बिल्ली कुबड़ी स्त्री के घर का पता लगाते हैं। वहां पहुंचकर वे खिड़की से अंदर झांकते हैं। उन्होंने देखा कि कुबड़ी स्त्री माला को अपने मुंह में छुपाकर सो रही है। चूहा बोला, यह बहुत चालाक है, लेकिन हम सवा शेर हैं। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। चूहे ने बिल्ली के कान में कुछ कहा और अपनी पूंछ कुबड़ी स्त्री की नाक में डाल दी। नाक में गुदगुदी से कुबड़ी स्त्री को तेज छींक आ गई और माला उसके मुंह से बाहर गिर पड़ी। जैसे ही माला जमीन पर गिरी, बिल्ली ने उसे झपट लिया और तेज दौड़ते हुए वहां से निकल गई। चूहा और बिल्ली जादुई माला लेकर तुरंत मोहन के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, मित्र, यह लो अपनी माला, अब जल्दी से अपनी नागमणि को वापस बुला लो। मोहन ने माला हाथ में ली और प्रार्थना की, जादुई माला, मेरी नागमणि जहाँ भी हो उसे सुरक्षित मेरे पास वापस ले आओ। माला से प्रकाश की एक किरण निकली और पलक झपकते ही नागमणि मोहन के पास खड़ी हो गई। नागमणि को देखते ही मोहन की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। मोहन और नागमणि अपने तीनों मित्रों के साथ सर्पलोक वापस लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी जादुई माला से प्रार्थना की और पृथ्वी लोक में बने जादुई महल को गायब कर दिया। दूसरी ओर जब राजा को सच्चाई का पता चला तो उसने कुबड़ी स्त्री को दंडित किया और उसे कारागार में डाल दिया। अब मोहन और नागमणि अपने सर्पलोक में फिर से खुशी खुशी रहने लगे। उनके मित्रों को सदा उनके परिवार का हिस्सा माना गया और उन्होंने अपना जीवन आनंद और शांति से बिताया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।